नमस्कार, जो वॉइस देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। पूछता है झारखंड में आप सभी का स्वागत है। झारखंड में पहले चरण के चुनाव में अब कुछ ही घंटों का समय बचा है। पहले चरण में 43 सीटों पर वोटिंग होनी है, तो झारखंड का रण सज गया है। सभी प्रत्याशी मैदान में चुनावी ताल ठोक रहे हैं। अब ना कोई जनसभा और ना ही कोई रोड शो, अब बारी है तो सिर्फ और सिर्फ पहले चरण के चुनाव की। झारखंड की इन 43 सीटों के समीकरण की बात करें तो पहले चरण में जिन 43 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है, उनमें से 6 एससी और 20 एसटी सीटें हैं। इन सीटों पर महिला वोटर्स काफी ज्यादा निर्णायक भूमिका में है। यही वजह है कि सभी राजनीतिक पार्टियों की नजर महिलाओं को साधने में है। हालांकि अब देखना यह होगा कि इस चुनाव में महिलाओं का झुकाव किस तरफ होता है और पिछले चुनाव जैसा प्रदर्शन रिपीट होता है या अब की बार कोई नया ट्रेंड सेट होता है। अब इसमें किसकी नाव डूबेगी और किसकी नैया पार लगेगी, इसका फैसला 13 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग के दिन होगा। इसी को लेकर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 50-60 वो हेलीकॉप्टर लेके बैठा हुआ है और गीत कौआ की तरह पूरा राज्य में मंडरा रहा है। आप लोग तैयार करो अपना तीर धनुष और सब चिल कौआ को ऊपर से नीचे गिराओ। झारखंड में पहले चरण का रण, 43 सीटों पर क्या है समीकरण? थम गया प्रचार का शोर, जनता किसको देगी वोट? और हमारा संकल्प है, फिर से संजय यादव जी को याद दिलाइए, सरकार बनाइए, 5 साल के अंदर आपके खाते में 1-1 लाख रुपया भेजने का हमका आपको वादा। झारखंड में पहले फेज के चुनाव में अब कुछ ही घंटों का समय बचा है। पहले चरण में 43 सीटों पर वोटिंग होनी है, तो झारखंड का रण सज गया है। सभी प्रत्याशी मैदान में चुनावी ताल ठोक रहे हैं। अब ना कोई जनसभा है, ना कोई रोड शो, अब बारी है तो सिर्फ चुनाव की। अब आपको झारखंड की 43 सीटों का समीकरण समझाते हैं। पहले चरण में जिन 43 सीटों पर मतदान होना है, उनमें 6 एससी और 20 एसटी सीटें हैं, बाकी अन्य सम्मिलित है। अब इसमें किसकी नाव डूबेगी या किसकी नैया पार लगेगी, इसका फैसला 13 नवंबर को जनता लेती हुई नजर आएगी। पहले चरण के चुनाव में कई दिग्गजों की साख दांव पर है। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन, मंत्री रामेश्वर उरांव, रामदास सोरेन, बन्ना गुप्ता, मिथिलेश ठाकुर, दीपक बिरुआ, बैद्यनाथ राम के अलावा सीपी सिंह, सरयू राय, भानु प्रताप शाही, नीरा यादव, नीलकंठ सिंह मुंडा, रामचंद्र चंद्रवंशी, कमलेश कुमार सिंह, के.एन. त्रिपाठी, गोपाल कृष्ण पातर और राजा पीटर का नाम शामिल है। साथ ही साथ रघुवर दास की बहू पूर्णिमा दास, मंत्री सत्यानंद भोक्ता की बहू रश्मि प्रकाश, चंपाई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन के भविष्य का भी फैसला इस चरण के चुनाव में होना है। वहीं इस तमाम समीकरण के बीच चुनाव में महिला बहुल विधानसभा क्षेत्रों की संख्या 2 गुने से अधिक हो गई है, जो 12 से बढ़कर 32 हो गई है। इनमें अधिसंख्य एससी सीटें शामिल है। बीजेपी के लिए सीटें चुनौती भरी है, क्योंकि पिछले चुनाव में इनमें से अधिकांश पर एनडीए गठबंधन का कब्जा था। राजनीतिक दलों ने महिलाओं को आकर्षित करने के लिए विशेष योजनाएं घोषित की। जीत बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि वर्तमान में इनमें से अधिकांश सीटों पर इंडिया का कब्जा है, इंडिया गठबंधन का कब्जा है। इन 32 महिला बहुल सीटों में अधिसंख्य एसटी सीटें शामिल है, जो पहले से ही बीजेपी के लिए चुनौती भरी है। देखिए, इसे कहते हैं मॉकरी ऑफ द डेमोक्रेसी, यानी प्रजातंत्र का मखौल उड़ाना। झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा जिस मैनिफेस्टो को लेकर आप जनता के बीच में जाते हैं, बताते हैं कि आपकी क्या नीतियां होंगी विकास के लिए, क्या आपकी सोच है, राज्य को किस ओर ले जाएंगे अगले 5 वर्षों तक, वही इन्होंने अभी तक रिलीज नहीं किया। सिर्फ एक वोट और 7 झूठे वादे रिलीज किया। डिटेल्ड मैनिफेस्टो का अभी भी जनता को इंतजार है। या तो इन्होंने बिल्कुल पूरे तरीके से हथियार डाल दिए साहब कि एनडीए की प्रचंड लहर है और ये कहीं टिकने वाले नहीं है, या तो फिर ये जनता को टेकन फॉर ग्रांटेड समझते हैं। दोनों सूरत में ये प्रजातंत्र के लिए अच्छे संकेत नहीं है। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा किन मुद्दों को लेकर चुनाव में जा रहा है, यही स्पष्ट नहीं है, क्योंकि उसका मैनिफेस्टो ही अभी तक नहीं आया। नजदीक है, ऐसे में 13 नवंबर को पहले चरण के लिए वोटिंग होनी है, जिसमें
43 सीटों पर मतदान होगा। ऐसे में घमासान जारी है। आज प्रचार प्रसार का शोर भी थम गया है। अब बारी है तो सिर्फ और सिर्फ वोट पड़ने की। ऐसे में क्या कुछ झारखंड में समीकरण है वो आपको समझा देते हैं। पहले चरण के चुनाव में कई दिग्गजों की साख दांव पे लगी है। इन 43 सीटों में से जेएमएम पिछले यानी 2019 में 17 सीटें जीती थी, बीजेपी 13 सीटें जीती थी। यानी पलड़ा अगर बात करें तो यहां पर जेएमएम का भारी होता हुआ साफ दिख रहा है। लेकिन जनता आखिर किसको अपना आशीर्वाद देती है? मुद्दे सभी के अपने अपने हैं। इसके लिए आज हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं खास मेहमान। परिचय करवा देती हूं। बीजेपी से प्रवक्ता राष्ट्रीय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और कांग्रेस से एलएन तिवारी जी हमारे साथ है और आजसू से परवास खान जी हमारे साथ है। राष्ट्रीय जी, सबसे पहले आप ही से चर्चा की शुरुआत करूंगी क्योंकि 5 साल भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर रही है। 2019 में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। आपके जो सिटिंग मुख्यमंत्री थे वो हार गए थे। ऐसे में महिलाओं को अगर बात करें, क्योंकि महिला इन 43 सीटों पर जो 43 सीटों में पहले चरण में वोटिंग होनी है उनमें निर्णायक भूमिका में होंगी। अगर महिलाओं को साधने की बात करें, अगर बीजेपी गोगो दीदी क्या वादा करती है तो जेएमएम के पास उसका अपना काउंटर है। जेएमएम और कांग्रेस के पास उन्होंने 2500 रुपए का वादा कर दिया। साथ ही अगर आरक्षित सीटों की बात करें, पिछली बार सबसे ज्यादा नुकसान बीजेपी को आरक्षित सीटों में हुआ था। तो कैसे इन चुनौतियों को देखते हैं और जनता आपको वोट करे तो क्यों? रिया जी, सबसे पहले आपका धन्यवाद कि बहुत अच्छा प्रश्न आपने आज पहला ही उठाया। अगर हम महिलाओं की बात करते हैं तो हमारा शुरू से ही ये ध्यान महिलाओं पर जो है वो जब मोदी सरकार के आने के बाद लगातार ही महिलाओं पर ही ध्यान केंद्रित रहा है। और ये बात बिल्कुल सही है कि महिलाएं बहुत अहम भूमिका अदा करती हैं मतदान के लिए। अगर हम खासकर देखा जाए तो महिलाओं का अपना एक विशेष ध्यान भी रहता है कि किन किन मुद्दों पर हमारे लिए ख्याल किया गया है। और अगर हम गोगो दीदी योजना की बात आप कर रही हैं तो सबसे पहले हमारा जो मैनिफेस्टो में ही है कि सबसे पहले जो कैबिनेट मीटिंग होगी सरकार बनने के बाद, उसमें हर महीने की 11 तारीख को महिलाओं के खाते में जो 18 राष्ट्रीय जी, वो बात आपकी सही है। आपने कहा 2100 रुपए देंगे, तो जेएमएम और कांग्रेस यानी इंडिया गठबंधन के पास उसका कार्ड भी है ना, वो कह रहे 2500 देंगे। वही तो मैं कह रही हूँ, उसी पर आ रही हूँ आपकी बात से कि जब हमने ये घोषणा किया कि 2100 रुपया देंगे और तब इन्होंने घोषणा किया कि 2500 रुपए देंगे। वो भी एक तो इन्होंने 1000 रुपए जो मैया सम्मान योजना के लिए किया, बहुत अच्छी बात है। बहुत दिनों के बाद मैयाओं की का ध्यान आया इनको, और वो भी 57 महीने बाद। तो 57 महीने बाद इनको ख्याल आया कि 1000 रुपया मैया सम्मान योजना में देना है। और 2500 रुपया कब, अगर उनको 2500 ही रुपये देना था तो पहले ही घोषणा कर सकते थे। हमारे गोगो दीदी योजना का इंतजार क्यों किया? और इंतजार क्यों किया? तो जब इन्होंने घोषणा किया 2500 देंगे, तो उस समय जो कैबिनेट की जो बैठक हुई थी उस समय कोड ऑफ कंडक्ट लगा भी नहीं था। वो चाहते तो 2500 रुपया उसी समय से दे सकते थे। उन्होंने घोषणा किया हम दिसंबर से देंगे। तो सबसे पहली बात मैं बार बार यही कहती हूँ कि एक वोट और 7 झूठ जो इनका हमेशा रहा है, और किन बातों पर इनका विश्वास किया जाए, चाहे वो महिलाओं के सम्मान की बात हो, युवाओं के सम्मान की बात हो, अभी ऐसे और बात होगी, लेकिन महिला सम्मान की बात करें तो हम जब जनधन योजना की बात करते हैं, मुद्रा लोन की बात करते हैं, वहां भी महिलाएं। ठीक है परवास जी, मैं आऊंगी आपके पास। एक बार तिवारी जी का रुख कर लेते हैं। तिवारी जी, राष्ट्रीय जी कह रही हैं अगर वो जब अपना मैनिफेस्टो लाए उसके बाद उन्होंने जब 2100 रुपए का ऐलान किया तो आपने 2500 कर दिया। सिर्फ जुमला है, अगर 2500 रुपए देने ही थे तो अभी से दे देते। दिसंबर तक का इंतजार क्यों? चुनाव जीतने का इंतजार क्यों? और सिर्फ इतना ही नहीं, मैया सम्मान आप लोग लाए लेकिन चुनाव से महज 6 महीने पहले, तो जनता आपको वोट क्यों करे? तिवारी जी, इसलिए कि 15 नवंबर 2000 के बाद जो सरकार जो राज्य बनने के बाद जो सरकार का गठन हुआ उसमें मेरी ही सरकार थी। 2005 में जब सरकार बनी तो मेरी ही थी। 2010 में सरकार बनी तो मेरी ही थी। 2015-16 में बनी तो मेरी ही थी। 2019 के बाद जो सरकार हुई है वो इनकी है, क्योंकि सरकार में ही रहे तब इनका डायरेक्शन, सरकार से ही बाहर रहे तब इनका डायरेक्शन। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है श्रीमान।
हेलो हेलो जी जी तिवारी जी, आ रही है आपकी आवाज। हाँ, ये देखिए तो जी यहाँ से कटा है, इसको लगा ऐसे की हम ये कह रहे हैं कि नहीं तिवारी जी, यहाँ पर एनडीए की तरफ से कहना है कि जो 7 गारंटियां आप कर रहे हैं, जो 7 वादे आप लोगों ने किए, वो जुमला है सिर्फ। हाँ जुमला है, ठीक बात है। इनका जो पंच प्रण है वो जुमला नहीं है। ये जो कहते हैं 15 लाख लाए, वो जुमला नहीं था। ये 2 करोड़ का को नौकरी दे रहे थे, वो जुमला नहीं था। हम लोग अगर कोई बात कहे तो चौ में हर्षु का जू और म और ला हो जाता है। बड़ा मुश्किल है भाई। अगर हम कोरोना हमारे को ग्रसित नहीं किए होता, हम उस समय से नियुक्ति किए होते तो बहुत पहले नियुक्ति कर देते। लेकिन कोरोना जो हमको ग्रसा और हमने जो उससे लड़ाई लड़ी, उसके बाद जो परिस्थिति आई मेरे पास, फिर बीच बीच में हम कहना नहीं चाहते, बार बार घर के हमारे मुख्यमंत्री को उठा के बंद कर दिया। ठीक है परवाज जी, बड़े बड़े वादे जो हैं आपसू ने भी अपने घोषणा पत्र में किए हैं, महिलाओं को साधने की काफी हद तक कोशिश की है। सबसे पहले जनता आपको वोट करे तो क्यों? और जिस तरह से तिवारी जी जो कह रहे हैं, सैटिस्फाई हुए आप उस जवाब से जो उन्होंने कहा कि 2 साल कोरोना आ गए, फिर हमारे मुख्यमंत्री जेल में चले गए? परवाज जी आपका जवाब। देखिए, हम घोषणा और वादा नहीं करते हैं, हम वो काम करते हैं जो हम धरातल पर लेके आएंगे। और झारखंड के नवनिर्माण का जो हम लोगों ने संकल्प लिया था, उसको हम लोग आगे बढ़ाना। तिवारी जी ये बोल रहे हैं कि तिवारी जी का मैं बात से वृद्ध हैं, तिवारी जी हम लोग से सीनियर हैं। तिवारी जी को मैं ये भी नहीं बोल सकता कि तिवारी जी के चेहरे पे उनकी आवाज में हताशा दिख रही है, क्योंकि जिस तरह से जो अभी जो प्रथम चरण का जो चुनाव का जो प्रचार प्रसार हुआ है, आपने कहा हताशा दिख रही है, मुस्कुरा दिया उन्होंने। नहीं दिख रही है, इसलिए मैं बोल रहा था रिया कि उनका जो जिस तरह से जो जनता के बीच में ये गए, जनता इनसे जो दूरी बनाई, वो दिख रहा था आपका चुनाव प्रचार में। और हमारे एनडीए के जितने भी स्टार कैंपेनर है, उनमें जो अपार भीड़ दिख रही थी, क्योंकि झारखंड को ये जो खोखला कर दिए थे और हम लोग को झारखंड का नवनिर्माण का संकल्प लेके हम लोग आगे बढ़े हैं, उसे पूरा करना है और एक सशक्त एनडीए की सरकार को लेके आना है। इसलिए मैं बोल रहा था, तिवारी जी जाहिर सी बात है अब चुनाव में भी आ गए, जब इनको अपना जब रैलियों में जब इनको बताना चाहिए था कि इन्होंने क्या डिलीवर किया, तो ये अभी भी बोलेंगे कि हम तो कोरोना का चादर में सोए हुए थे। कोरोना का वो चादर नहीं था, वो भ्रष्टाचार का चादर था। और भ्रष्टाचार के चादर और तिवारी जी, भ्रष्टाचार इसलिए भी अहम मुद्दा बन जाता है क्योंकि आप लोगों के कई मंत्री, उनके कई सहयोगियों के घरों में नोटों के भंडार मिले। तिवारी जी रहा है ना, कल भी छापा पड़ा है। ये पता नहीं क्या क्या मैसेज देना चाहती है भाजपा, क्या इनके केंद्र सरकार की ओर से क्या मैसेज देना चाह रहे हैं ये लोग, ये जाने। ये बताइए कि चुनाव के समय जब आते हैं तभी छापे सूझते हैं क्या? दूसरा सुनिए, दूसरा कि क्या कौन सा स्रोत है कि इनको मुख्यमंत्री, मंत्री, भूतपूर्व मुख्यमंत्री, भूतपूर्व मंत्री, भाजपा के विधायक, भाजपा के एमपी, उधर कहीं भ्रष्टाचार न इनको दिखाई देता, परवाजी जवाब दे पर मिलती है। नहीं, लेकिन ये बात सच है मैं बताता तिवारी जी कि आपने किसी पूर्व मंत्री के घर में, उसके सहयोगी के घर में जो है, नहीं सुने, परवाजी जब भाषण नहीं सुने। तिवारी जी का मुख्यमंत्री जी ने उसी को आगे बढ़ाया था कि इनके नेता, इनके अति वरिष्ठ मंत्री, उनके पीए के नौकर के यहाँ से पैसा निकला था। तो माननीय मुख्यमंत्री जी भी बोले थे कि हो सकता है हमारे रसोइयों के पास भी पैसा निकले। तो वाकई जब पैसा जब इनके नौकर के यहाँ निकल रहा है, मंत्री के, मुख्यमंत्री के, तो जाहिर सी बात है तो केंद्रीय एजेंसियां तो छापा मारेगी, काला धन को तो ढूंढेगी, उनका तो काम यही है। इसी के लिए संविधान में उसे बनाया गया है कि आप जहां कहां काला धन छुपा कर रखिएगा, उसे ढूंढ कर निकाला जाएगा। जाहिर सी बात है निकाला जाएगा। हम तो ये भी बोल रहे हैं कि सरकार हमारी एनडीए की सशक्त आएगी और हम लोग चुन कर एक पैसा का हिसाब लेंगे। जो इन्होंने जो झारखंड के वासियों से जो लूटा है, खनिज संपदा को बेचा है, उसका पाई हिसाब लिया जाएगा। और उसके परिणाम आने वाली नहीं है आपकी। आप दीवा स्वप्न देख रहे हैं, सरकार आने वाली नहीं है, आप डब्बे में बंद कर दिए जाएंगे। ठीक है, इंतजार कीजिए। अब तो मुझे लगता है कि 15 दिन भी नहीं है, अब तो 15 दिन भी नहीं है। को दिखेगा, हम लोग 13 को 20 को वोटिंग होगा और 23 को गिनती होगी। आपको धूमधाम से विदाई देंगे
आपकी विदाई देंगे आप, बाजा विदाई नहीं देंगे। हमारे शपथ ग्रहण में आपको आमंत्रित किया जाएगा और आप शपथ ग्रहण में नहीं आएंगे, चलिए वो वक्त बताएगा तिवारी जी। परवाज जी कौन किसको बधाई देता है, कौन किसको विदाई देता है, उसके लिए मुझे लगता है थोड़ा इंतजार। लेकिन तिवारी जी, पीएम मोदी आए, सीएम योगी आए, जब तूफानी प्रचार प्रसार चलता है तो मुद्दे भ्रष्टाचार, रोटी माटी ये उठाए गए। आपको नहीं लगता तिवारी जी कि कहीं ना कहीं पीएम मोदी का आना, योगी का आना और जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, चाहे वो बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा हो, चाहे बटेंगे कटेंगे वाला मुद्दा हो, या फिर भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, कि कांग्रेस और जेएमएम यहां पर थोड़ा सा कमजोर पड़ती हुई? कहीं नहीं, कहीं नहीं, कहीं नहीं आपको दिख रहा है। आपको किस नजरिए से, किस चश्मे से दिख रहा है? मैं ये नहीं कह रही मुझे दिख रहा है, मैंने आपसे सवाल पूछा कि कांग्रेस जेएमएम क्या कमजोर यहाँ पर पड़ती हुई? कहीं नहीं, कहीं नहीं, कहीं नहीं, थोड़ी सी भी कमजोरी नहीं है। रिजल्ट का इंतजार कीजिए। राशि जी जवाब, रिजल्ट का इंतजार कीजिए। राशि जी, तिवारी जी कह रहे हैं हम लोग कॉन्फिडेंट है अपनी जीत को लेकर, पूरी ताकत के साथ हम सरकार में वापस लौट रहे हैं। जब कॉन्फिडेंट होते हैं कि किसके बदौलत होते हैं ये तो यही जाने, लेकिन हम लोग तो अपने काम के भरोसे ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि हम लोगों ने जो वादा किया वो पूरा किया, और आगे भी जो संकल्प पत्र में जो घोषणाएं है वो भी पूरा करेंगे। और ये जनता को इस बात का भरोसा हो चुका, और इसीलिए आप देख रहे होंगे कि अभी भी कांग्रेस के जो एक दिग्गज लीडर है वो अभी भी शामिल हुए हैं भारतीय जनता पार्टी में। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे कि किस तरह से वो दुखी होकर उनके घोषणा पत्र में जो है वो नहीं साबित होता है, वो झूठे साबित होते हैं, और इन बातों से दुखी होकर वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। अच्छा राजश्री जी, इस तरह से जो एसटी आरक्षित जो 28 सीटें थी पिछले साल, उनमें से 26 सीटें एक तरफा जेएमएम जीती थी। बीजेपी की हार का वजह वही आरक्षित सीटें थी कहीं ना कहीं। आपको क्या लगता है अब की बार चंपाई सोरेन के आने से या बाकी अन्य नेताओं के आने से क्या बीजेपी थोड़ा मजबूत स्थिति में यहाँ पर जो खोया था पिछली बार अब की बार जीत पाएंगे? मजबूत स्थिति में निश्चित रूप से है, क्योंकि जब झारखंड मुक्ति मोर्चा से दुखित होकर माननीय चंपाई सोरेन भी जब अलग हुए और उन्होंने भी, उनकी भी चेतना जागी और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, और उन्होंने देखा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी में लोग एक परिवार की भांति काम करते हैं, और जब कोई भी बड़े लीडर भी आते हैं तो किस तरह से उनको आदर सत्कार किया जाता है। आजादी चंपाई सोरेन भी ये महसूस किए, और उन्होंने ये महसूस किया कि 40 वर्षों का उनका संघर्ष किस तरह से नकार दिया गया एक पल में, और वो उस बात से दुखी होकर ही ना वो भी आए। तो इस तरह से ये देखा जाए तो जनता भी ये समझ चुकी है कि किस तरह से ये नहीं, लेकिन मैं ये सवाल इसलिए पूछती क्योंकि कई बार बाहरी कैंडिडेट या बाहर से आने वाले जो नेता हैं वो बीजेपी के लिए खतरा भी बनते हैं। परवाज जी कुछ बोलना चाह रहे थे। रिया, मैं तो ये तिवारी जी को आपने बोला था ठीक है, आरक्षित सीट के बारे में बताता। ये सरकार देखिए जिस तरह से पिछला बार ये भरम फैलाई थी अपने घोषणा पत्र पे, तो कहीं ना कहीं आदिवासी जनमानस जो सीधे साधे होते हैं इनके छल में फंस गए थे। लेकिन छल में फंस गए थे, ये अभी भी कांग्रेस का मैं प्रचार देख रहा हूँ कि अफवाह आवाज का निर्माण हो रहा है। मैं तो तिवारी जी को बोलूंगा एक अफवाह आवाज के साथ एक सेल्फी लेके भी उसको मैनिफेस्टो में डाल देते, कहाँ निर्माण हो रहा था। अरे वो तो दिखाई तो दिया नहीं। तो आदिवासी हो चाहे झारखंड के मूलवासी हो, सभी को अब जान गए कि सरकार 5 साल जिस तरह से ये ठगी है, जो अपने घोषणा पत्र में जिस तरह से भरम फैलाई थी, वो 5 साल झारखंड की जनता ने उसे भोगा है। और तिवारी जी जब सवाल उठते हैं तो आप लोग ही ये बोलते हैं, आप लोगों के प्रवक्ता, आप लोगों की पार्टी के नेता ही ये बोलते हैं कि 2 साल कोरोना में चले गए, 6 महीने हमारे मुख्यमंत्री जेल में रहे। आप लोग खुद ही अपनी बात को ये जस्टिफाई कर देते हैं कि काम हुआ ही नहीं मतलब झारखंड में। और परवाज जी भी इस चीज का बाहर निकले कितने कम समय में, इतने कम समय में मैया सम्मान, इतने कम समय में हमने 53 महीने के बाद होती है समय मिला होता तो 53 महीने के बाद के लिए भत्ता लेके आए थे। आप महिला सशक्तिकरण के लिए आप तो राज्य में एक महिला आयोग तक नहीं दे पाए। भाई साहब, आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं।
एक साथ नहीं बोलिए। प्रदेश में माननीय अध्यक्ष जी के 50% के बाद माननीय श्री सुदेश कुमार यादव जी के बाद पंचायत चुनाव में नहीं है तो क्या आती है, राज्य में एक महिला आयोग तक नहीं आप दे पाए। आप बड़ी बड़ी बात करते हैं, एक महिला आयोग तक आप नहीं दे पाए, आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हमारे अध्यक्ष माननीय महतो जी ने 50% महिलाओं को दिया था। अरे झारखंड में पंचायत चुनाव में 58% महिला की तो महिला आयोग। आप महिला सशक्तिकरण की बात क्या करते हैं भाई साहब? आप 57 महीना सोए हुए थे, अब तक के लिए भत्ता योजना लेके आए थे। मैं तो बोल रहा हूँ कि आप अबू आवाज के साथ एक सेल्फी खींच के दिखाइए, अपना ही फोटो डालिए ना सेल्फी खींच के, ताकि जनता को तो पता चले कि तिवारी जी भी अबू आवाज के साथ सेल्फी खींच के दिखाए थे। क्या खींच के दिखाइएगा? भ्रम मत फैलाइए। पहला चरण का चुनाव का मतदान का प्रचार प्रसार अब बंद हो गया, और जनता भी जाएगी और ईवीएम का बटन दबा के एनडीए का सशक्त सरकार लेके आएगी। राशि जी, आप कुछ कह रही थी। मैंने कहा कि आदिवासियों की बात, तो वही मैं कह रही थी कि किस तरह से आदिवासियों का हनन हुआ है। आदिवासी महिलाओं के साथ लगभग 7,000 से ज्यादा उनके साथ बीजेपी ने, राष्ट्रीय जी, बीजेपी ने आदिवासियों का मुद्दा लोकसभा चुनाव में भी उठाया था, लेकिन 5 आरक्षित सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। जीती वो सीटें जेएमएम और कांग्रेस ही। अब ऐसे में बीजेपी के लिए भी तो चुनौतियां हैं, क्योंकि 5 साल पहले आप लोग सत्ता से बाहर रहे। यही तो मैं कह रही हूँ ना, भोली भाली जनता को कुछ वादों से जरूर बहलाया गया और भोली भाली जनता बहकावे में आ गई थी, लेकिन अब जनता जाग चुकी है और वो समझ चुकी है कि किसको कौन हमारा अपना है और कौन झूठा है। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे कि झारखंड की जनता अब अच्छी तरह जागरूक हो चुकी है, और इसीलिए जब हम आदिवासियों की बात करते हैं तो सबसे पहले जनजातीय गौरव दिवस के रूप में किसने इसको घोषित किया? 15 नवंबर को। इतने साल से तो इन्होंने, अगर आदिवासी का बहुत ही ख्याल होता तो ये करते, ये भगवान बिरसा को भगवान मानते हैं, और हमने ये काम किया भारतीय जनता पार्टी ने। उसी तरह अगर महिलाओं के सम्मान की बात करें तो ये मुद्रा योजना के माध्यम से जो महिलाएं कभी सीढ़ी तक नहीं देखी थी बैंक की, अच्छा आप ये बताइए राष्ट्रीय जी, एनडीए की सरकार आएगी तो झारखंड का बकाया वापस होगा? झारखंड का बकाया, झारखंड को ऑलरेडी इतने पैसे दिए जा चुके हैं। नहीं, झारखंड का जो हक है, जो झारखंड का बकाया है, जो बार बार ये मुद्दा उठाया है, चाहे वो कांग्रेस ने, वो जेएमएम हो, वो वापस आएगा। झारखंड के बकाये को देने की बात हम नहीं करें, क्योंकि वादे बहुत किए गए, लेकिन ये मुझे कहीं भी संकल्प पत्र में नहीं दिखा। झारखंड को ऑलरेडी, चाहे वो ट्रांसफार्मर के लिए हो। अच्छा, एक और चीज राष्ट्रीय जी, 2014 लोकसभा चुनाव की बात करें, 2019 लोकसभा चुनाव की बात करें, बीजेपी का जितना वोट परसेंट था, बीजेपी और आजसू दोनों का, विधानसभा चुनाव में उससे कम ही वोट मिले हैं। अब ऐसे में किस तरह से चुनौती है? परवाज जी जल्दी से। देखिए चुनौती, देखिए इसमें कोई चुनौती नहीं है। यहाँ हम लोग एक सशक्त विपक्ष की भूमिका पे रहे और सत्ता से हमेशा सवाल पूछते रहे। जहाँ जहाँ ये भ्रम फैलाए थे, हम लोगों ने सवाल पूछा है कि क्यों नहीं जनता के लिए जो आपने वादा किया था उसे पूरा किया, क्यों नहीं आपने जो नौकरी देने का वादा पूरा किया। अच्छा, अगर एनडीए की सरकार बनती है, क्यों नहीं नीति आई, क्यों नहीं नीति लेके आए, कि बकाया जो है वो वापस दिया जाए? जाहिर सी बात है, देखिए ये प्रोसेस है, ये राज्य और केंद्र के बीच का एक प्रोसेस है। इसमें हमारी सरकार आएगी, हम लोग बैठेंगे और राज्य एक समन्वय बनाएगा। जाहिर सी बात है जो राज्य का जो हिस्सा होता है तो वो केंद्र देगा। जाहिर सी बात है जो हमारे लिए हालांकि अगर आप लोग घोषणा पत्र, संकल्प पत्र में भी मेंशन कर देते तो जनता और बेहतर तरह से समझती। तिवारी जी देखिए, लोकसभा में इनको आरक्षित सीट में ये पराजित हुए, इससे इनको कोई मतलब नहीं, इसका उत्तर ही नहीं देंगे। विधानसभा में उसके पहले कम वोट हुआ था इनको, उसका कोई उत्तर नहीं देंगे। ये सेंटिमेंटल मुद्दे उठाते हैं, इनको कोई लेना देना नहीं है कि कौन कौन क्षेत्रों में। आपने कई बार उन लोगों से पूछा कि आपका माफ हुआ, बंद करिए का बिल आपका माफ हुआ, आपकी आप बताइए तो, आप बताइए बिजली का बिल आपका माफ हुआ क्या? आप बताइए, अपने पड़ोसी से पूछिए कितने हजार का बिजली का बिल आया। आप बताइए, स्मार्ट मीटर लगा के आप जो घर में डाका डाल रहे हैं, आप ये बताइए
आप विज्ञापन के लिए बात करते हैं, विज्ञापन में आप बोलते हैं बिजली का बिल माफ हो गया, कहाँ जरा दिखाइए हमको। नहीं चलिए ठीक है परवाज जी, अगर काम किया है तो जनता बता देगी, उसका जवाब भी दे देगी, और अगर काम नहीं हुआ है तो उसका जवाब भी वोट की चोट जो है सबसे बड़ी होती है, कहीं ना कहीं वो वक्त बता देगा। राष्ट्रीय जी, तिवारी जी और परवाज जी, आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। तो झारखंड में मचा चुनावी घमासान, अब बस कुछ ही दिन का और इंतजार, उसके बाद है चुनाव की घड़ी का वक्त। अब बता दें जिस तरह से सीटों पर मतदान होना है, इसमें 43 सीटें शामिल है, 6 सीटें एससी और 20 एसटी के लिए आरक्षित है। इन सीटों पर महिला वोटर्स काफी ज्यादा निर्णायक है। हालांकि महिलाओं का आशीर्वाद किसको मिलता है, महिलाएं किसको अपना वोट देती हैं, पिछले चुनाव जैसा प्रदर्शन रिपीट होता है या अब की बार कुछ नया देखने को मिलता है, इसके लिए थोड़ा और इंतजार। 13 नवंबर को पहले चरण के लिए मतदान और उसके बाद 23 को नतीजे, और ये वक्त बताएगा कि जनता जो है आशीर्वाद किसे देती है। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।